नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव और मैं हूं प्रवीण बोध। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में और हमारे साथ हैं राजनीत यादव जो आजमगढ़ से हैं और इनका संगठन है जय किसान आंदोलन। एक किसान नेता भी हैं और काफ़ी 7-8 महीने से लगातार यहाँ आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे कि न्यूज़ 22 पर। धन्यवाद भाई, नमस्कार। सबसे पहले आपका मैंने स्पीच भी देखा था जो मंच से किया था 30 जुलाई को, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया था। लेकिन वो तो सिर्फ उन लोगों के सामने गई जो आपके सामने थे, लेकिन हम पूरे देश में आप स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उनके बारे में भी आप मतलब सरल भाषा में समझाए। जो लोगों को पता नहीं है कि स्वामीनाथन ये रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट क्या है, तो मतलब आप इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं सभी देशवासियों को आज इस क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली किसान आंदोलन से आप सभी देशवासियों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जो भाई आपने स्वामीनाथन आयोग की बात कही है, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। चूँकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो गई होती तो अब तक हमारा देश बहुत आगे निकल चुका होता, आत्मनिर्भर हो गया होता है। सवाल ये बनता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है क्या। और लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है, स्वामीनाथन कौन थे और रिपोर्ट क्या है। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, लोग स्वामीनाथन करते हैं, लेकिन देशवासियों को सबको जानना जरूरी है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है क्या। वैसे नेताजी बताए आपको, तो हमें खुद को भी नहीं पता था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है। जब से ये बॉर्डर आंदोलन लगा तब हमें पता चला कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी, तो फिर हमने उनको पढ़ा तो हमें तो समझ आ गया, लेकिन आम जनता को कैसे। नहीं, देखिए आप सभी लोग तो भाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग सोशल मीडिया हैं, हमारी बातें कम से कम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता को जानना भी चाहिए। देखिए सर, हमारे देश में 80% पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया एंड 20% पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया। मतलब होता है 80% पब्लिक गाँव में निवास करती है और 20% पब्लिक शहरों में निवास करती है। वो जो 80% गाँव में निवास करती है वो सीधा कृषि पर निर्भर है। 80% हमारे यहाँ की पब्लिक जो है एक कृषि पर निर्भर है और इस कृषि पर निर्भर होने के कारण हमारे देश के 80% लोग कृषि पर निर्भर तो है ही हैं। पूरी अर्थव्यवस्था की जीडीपी भी हमारे देश की कृषि पर टोटल निर्भर हो चुकी है भी। और हमारा देश प्राकृतिक संपदाओं का देश है। इतनी प्राकृतिक संपदाएं हैं, इतना कृषि का हमारे पास युवाओं में, किसानों में इतनी अपार शक्ति है। लेकिन ये देखा गया देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले से लेकर के जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद ये देखा गया कि किसान इतनी मेहनत करते हैं, धरती का सीना चीर करके फसलें उगाते हैं, सारी चीज़ उगाते हैं, हर चीज़ करते हैं, दिन रात होकर के जागते हैं, लेकिन वो बेचारे परेशान हमेशा रहते हैं। उनके बच्चों को कायदे से पढ़ाई नहीं, कायदे से उनके पास कपड़े नहीं, कायदे से बाज़ारों में उनके पास संपदाएं नहीं। तो ये देखा गया कि पूरे देश की जीडीपी कृषि को किसान बढ़ा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को किसान खिला रहे हैं, लेकिन खुद जो है उनकी समस्याएं सामने, पढ़ाई लिखाई बच्चों की हर चीज़ की पड़ रही है। आखिर इसका रीज़न क्या है? जब देखा गया तो एक स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया। स्वामीनाथन आयोग का जब गठन हुआ तो पूरे भारत देश के चप्पे चप्पे पर ये लोगों ने ग्राउंड पर जा कर के लोगों से जाना और समझा। तो उनमें देखा, जब सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग की गई तो ये देखी, अरे किसान जितना पैदा करता है अनाज, जितनी मेहनत लागत लगाता है, वो लास्ट में लागत से भी कम मूल्य पर बेचता है। सिर्फ खाता है भोजन और जितनी पैदा करता है, सब कुछ मेहनत करता है, जब बेचता है तो जितनी उसकी लागत आती है उस लागत से भी कम में बेचता है। वो परेशान रहता है इसलिए किसान। तो स्वामीनाथन ने उसके लिए 3 एंगल पर जांच करवाई और 3 एंगल पर उसका फार्मूला तैयार किया गया। पहला सर है A2, दूसरा है F2, तीसरा है C2। 3 फार्मूला उसमें लगाए गए। तो A2 का मतलब होता है, मेरे देशवासियों, जैसे आप मान लीजिए गेहूँ की फसल या आलू, चावल, गन्ना, कोई भी फसल आप उगाने जा रहे हैं, मान लीजिए आप 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, जितने भी आपके पास खेत है, मान लीजिए मैं 1 बीघे पर आपको
1 एकड़ पर मैं मान लीजिए गेहूं की फसल या आलू की फसल पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में A2, F2, C2 कैसे उन्होंने निकाला, उसकी लागत निकाली। तो A2 का मतलब होता है भाई देशवासियों, A2 का मतलब होता है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में फसल कि जब आप फसल लगाने जाते हैं तो जो डायरेक्ट पैसा लगता है नगद, वो तुरंत लगता है जिस समय आप फसल लगाने जाते हैं। जैसे डायरेक्ट पैसे जो लगते हैं उसको A2 श्रेणी में लागू कर दिया गया। जैसे खाद, बीज, खेत की जुताई में जो पैसा खर्च होता है ट्रैक्टर का, हमारे खाद, बीज, ट्रैक्टर, मज़दूर जो लगते हैं, मजदूरी और फसलों पर छिड़काव, तो इसको हम A2 श्रेणी में ला देते हैं। ये टोटल लागत जब निकालते हैं कि हमारा 1 बीघे में या 1 एकड़ में इतना लागत लगी सिंचाई की, इतनी लागत लगी जुताई की, ये सब जोड़ करके मतलब उसमें समझ लीजिए, एक बार फिर से सभी लोग क्लियर कट में बता दूं, खाद, बीज, जुताई, सिंचाई, इसके बाद मजदूरी, इसको हम A2 श्रेणी में रखते हैं। टोटल जब हम खेती करते हैं, एक आम आदमी, एक जो अनपढ़ आदमी भी होगा, ये लागत निकाल सकता है अपने घर पे बैठ के। मतलब कितना खर्चा हुआ हमारा, इसमें जुताई में कितना खर्चा हुआ, बीज में हुआ, खाद में हुआ, सिंचाई में हुआ, ये खर्चा एक कोई भी निकाल सकता है। मजदूरी, ये तो क्लियर कट होगी। दूसरा होता है सर F2। जब हमारा किसान अपने खेत में गन्ना या कोई फसल उगाता है, मटर, चावल, धान, आलू, कोई भी फसल उगाता है, तो आप देखते होंगे कि पूरा घर भर के छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक उसमें लग जाते हैं काम करने में। तो उनको तो नगर मजदूरी तो लेते नहीं घर में, लेकिन वो उसमें लगे रहते, पसीना बहाते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, नीलगाय से रखवाली करते हैं, बंसुरा से रखवाली करते हैं, दिन रात जागते हैं, तो उसका भी कुछ मजदूरी बनती है। तो इस मजदूरी जो उनकी बनती है, मेहनताना बनता है, उसको C2 श्रेणी में रखा गया है, F2 श्रेणी में रखा गया। जो C2 श्रेणी में रखा गया स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में, और मैं एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ किसानों की लागत कैसे, एक किसान आदमी, एक घर का जो किसान अनपढ़ भी व्यक्ति होगा, वो अपना लागत किस फसल की निकाल लेगा। तीसरी लागत स्वामीनाथन आयोग ने एक घोषित किया C2 के माध्यम से कि जो हमारी मशीनरियाँ जैसे ट्रैक्टर है, फरसा है, कुदाल है, या जो छिड़काव की मशीन है, जो भी हमारे पास यंत्र है, यंत्र में आप जानते हैं खरीद के लाते हैं तो उसकी कीमत भी घटती है, उसमें घिसाव होता है, मशीनों में हरास होता है, तो उस हरास में जो खर्च बैठता है उसको हम, और प्लस हम मान लीजिए कोई खेती करने जा रहे हैं तो बैंकों से कृषि ऋण लेते हैं, कृषि ऋण लेते हैं या किसी साहूकार से ऋण लेते हैं, तो उस पर ब्याज लगता है। तो मान लीजिए अगर हम बैंक से ही कृषि ऋण लिए तो उस पर जो ब्याज लगता है, तो ब्याज को भी हम C2 श्रेणी में रखते हैं। तो उसमें हो गया मशीनों की घिसाई हो गई, मशीनों का टूट फूट हो गई, उसकी मरम्मत हो गई, प्लस जो है कि ब्याज का पैसा हो गया, ये आदि, उसमें अन्य खर्च भी आ जाएंगे, आदि जो है कि C2 श्रेणी में रखा जाएगा। तीनों माने A2, F2, C2, तीनों लागतों को जब जोड़ दिया जाता है तो उसकी टोटल लागत निकल जाती है कि हमने अपनी खेती में कितनी लागत लगाई। तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि भाई जितनी, ये तो हमारी लागत हो गई, लागत के बाद हम 6 महीने के बाद न फसल पाएंगे। तो कोई धंधा करते हैं आप तो तुरंत उसी दिन से 10%, 5% निकलना शुरू हो जाता है। हम तो 6 महीने फसल को लगा करके उसको जोगेंगे, उसको देखभाल करेंगे सब। जब 6 महीने के बाद हमारी फसल आती है तो स्वामीनाथन ने कहा कि अगर इनको जितनी उसकी लागत लगी है, अगर उसमें 50% उसकी लागत का 50% अगर इसमें प्लस कर दिया जाए तो किसान को कम से कम 1.5 गुना अगर पैसा मिल जाएगा तो किसान उतने से कम अपना गुजारा कर सकता है। मतलब 100 रुपये लगाए हैं तो 150 तो कम से कम मिलने चाहिए। 150 मिला, वो भी 6 महीने के बाद मिलना चाहिए। 6 महीना मेहनत करने के बाद, अगर 6 महीने पहले तो सिर्फ गए ही हैं वैसे जेब से, तो उसमें लागत लगा दी 6 महीने, 6 महीने इंतजार किया। अगर 6 महीने के बाद मान लीजिए 100 रुपये लागत लगाया, 6 महीने के बाद मेहनत करने के बाद अगर उसको 150 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस किया होगा तो जिस दिन लाता है उसी दिन से 10%, 20% कमाना शुरू कर देता है। फिर लाता है, महीने में वो कई 100% कमा लेता है। लेकिन किसानों के लिए स्वामीनाथन ने कहा कि भाई देखो, अगर किसानों को मात्र 50% उसमें बढ़ा के दे दिया जाए तो किसान की कम से कम सम्मानजनक से उसका ज़िंदगी चल जाएगी।
तो जब उसकी एमएसपी मैंने उसी आधार पर एमएसपी निर्धारित की जाए स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। जब जैसे आप एक गेहूं का मैं उदाहरण दे दूं, गेहूं चावल का, जब गेहूं या धान कोई लगाता है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जब वैज्ञानिक उस पर निकाले, रिसर्च किए, उस पर रिसर्च वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, तो उस पर लागत मेरे भाई कितना आ रही मालूम है? हर प्रदेशों की अलग अलग लागत। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा आती है गेहूं पर, क्योंकि वहाँ पानी कम होता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब में जो लागत निकाली गई तो उसमें ये हुआ कि ये गेहूं जो है, हमारा जो गेहूं होता है, अगर उसके लागत के बाद टोटल उपज पर जब निकाला जा रहा है तो 26 रुपये 50 पैसे हमारी किसानों की जो लागत आ रही है एक किलो पर गेहूं पैदा करने में, ये 26 रुपये 50 पैसे आ रही है। अब 26 का अगर 1.5 गुना जोड़ दिया जाए तो 35-35 रुपये से ज़्यादा आ रही है, 35-36 रुपये आ जा रही है। तो अब बताइए कि हमारी जो गेहूं की कीमत है वो कम से कम, मान लीजिए हम 26-27 बोल रहे हैं, लेकिन अगर मान लो 25-26 की भी लागत, लेकिन टोटल अगर हम 1.5 गुना जोड़ दें, अगर 35 से 36 रुपया किलो भी पड़ रहा है गेहूँ, तो अगर 36 रुपया किलो गेहूं मिले तो किसान को कम से कम 1.5 गुना फ़ायदा है। मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय दुगना करेंगे, 1.5 गुना देने में तो यह हालत है, 1.5 गुना देने में तो 19 रुपया 75 पैसा, 1975 रुपया कुंटल हमारा गेहूं का रेट निर्धारित किए, धान का भी वही रेट निर्धारित किए। जब हमारा धान और गेहूं में लागत इतना जा रही है 26 रुपया, हमको मिल रहा है 19 रुपया 75 पैसा। भारत देश का कोई भी व्यक्ति बता दे कि कोई धंधा करता है तो घाटे में करेगा क्या? किसानों को तो ये सरकारों ने मार डाला। इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने भी नहीं लागू किया। मोदी जी ने बहुत बड़ा सपना दिखाया कि हमारी सरकार बना दो, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, हम पूरा देश की अर्थव्यवस्था को फिट कर देंगे। राम राज्य का सपना दिखाया इन्होंने, अस्पताल बोले हम सही कर देंगे, शिक्षा। हम लोगों ने, यहाँ के सभी लोगों ने उन पर भरोसा किया कि चलिए अच्छा मोदी जी आ जाएंगे तो हमारी लागत ये हो जाएगी, लेकिन इन्होंने तो हमारी ज़मीन पर ही अटैक कर दिया। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहूँगा, आपने फिर बताया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी तो लोग फिर भी अब इसमें थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन अब लागू हो जाएगी तो मतलब किसानों को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, ये तो आपने कहा, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अभी लागू कर दी जाए तो इसमें दो एंगल आ जाएंगे। तो अभी पता नहीं है किसानों को ये लागू है या नहीं है हम पर, इसमें क्या किसानों को कैसे पता चलेगा? इसलिए बता रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी तो हमारी जब 1.5 गुना लागत कीमत मिलने लगेगी तो हमारे धान की कीमत 35 रुपया से ज़्यादा हो जाएगी, 35 से 40 के बीच में हो जाएगी, 35 रुपये किलो धान हो जाएगा। गेहूँ हमारा 35-36 रुपये किलो हो जाएगा। गन्ना हमारा कम से कम 700 रुपये कुंटल हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही जितनी हमारी फसलें हैं ये महंगी हो जाएंगी। अब एक सवाल सर यहाँ उठता है, हमारे देशवासियों को ये मैं स्पष्ट कर दूँ, कुछ जो सातिर टाइप के हैं लोगों को कहेगा अरे इतना महंगा हो जाएगा तो आम जनता कैसे खाएगी जिसके पास ज़मीन नहीं है? एक सवाल आ रहा है, गरीब कैसे, जो जिसके पास खेत नहीं है वो कैसे मतलब इसको? तो जब किसानों का 35 रुपया रेट हो जाएगा तो बाजार में तो ये 70-80 रुपये हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यही भूल है करते हैं लोग, यही का फार्मूला तो स्वामीनाथन ने लागू किया। आप जानते हैं सर, हमारे देश में राज्य और केंद्र सरकार के आय के स्रोत होते हैं, जैसे रेलवे है, व्यापार है, विदेशी व्यापार है, हम टॉफ़ी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, शिक्षा विभाग है, माने जितने भी हमारे आय के स्रोत हैं, इस स्रोत से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को हम आप देते हैं। पूरी यहाँ के एक बच्चा यहाँ तक कि माँ के पेट में अगर गर्भ में भी कोई जाता है तो उसी दिन से टैक्स देना शुरू कर देता है। अब मरने के बाद 13 तक वो कपड़ा, जूता, चप्पल हम ये जो भी खरीदे हैं सब पर गवर्नमेंट को टैक्स लगता है। ये जब टैक्स पहुँचता है सर तो हमारे भारत देश का लगभग 10 साल से जो बजट आ रहा है 25 लाख करोड़ से लेके 30-32 लाख करोड़ रुपए तक का बजट हमारे सरकार के पास इनकम होती है एक साल में। इस साल 19-20 का जो 19-20 का बजट 19-20 का जो अभी आया था बजट, तो ये भारत देश का बजट 30 लाख करोड़ का था। और भारत देश में जितने राज्य हैं 30 लाख करोड़ का बजट तो सिर्फ केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकारों के भी संसाधन अलग हैं। राज्य सरकार के बजट को अगर मिला दिया जाए
राज्य सरकार भी किसी राज्य का 5 लाख करोड़ का बजट है, किसी राज्य का 8 लाख करोड़ का बजट है, किसी का 3 लाख करोड़ का बजट है। इसलिए सारे राज्यों के बजट को मिला दिया जाए तो हमारे पूरे देश का बजट 100 से 150 लाख, ये 100 से 150 लाख करोड़ का बजट एक साल में भारी भरकम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बेहतरीन सम्मानजनक बजट हमारे देश का पेश होता है। हर साल इनकम इतनी होती है। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि सरकार से सिफारिश किया है कि अगर टोटल बजट में से अगर 3 लाख करोड़ रुपए सरकार किसानों से सामान खरीदने में या उनके डेवलपमेंट में लगा दे, एक साल में 3 लाख करोड़, तो जैसे हम खरीद लिए 35 रुपये में, और किसान को, आम जनता को अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए तो उस पैसे से जो सब्सिडी मिल रही है तो हम सरकार ने खरीद रही है अब तुरंत, लेकिन उसको भी कहा गया है आप भंडारण नहीं करेंगे, खरीदेंगे, व्यापारियों को बेचेंगे, व्यापारियों को आप आधे रेट में बेचेंगे, आधे से कम में बेचेंगे। तो अगर एक किसानों से स्वामीनाथन आयोग के रुपये पर 1.5 गुना लेकर के खरीद ले और अपना माल आधे पर व्यापारियों को दे दे, क्योंकि वो तो पैसा 3 लाख करोड़ हमारे बजट का पैसा, किसी बाप की बपोती तो है नहीं, तो वो पैसा जैसे ही रिलीज होगा वो सीधा हमारा गेहूं आम जनता को 10 रुपये किलो मिलने लगेगा, आम जनता को चावल 10 रुपये किलो मिलने लगेगा। ऐसे ही दाल, चना, जो हमारी 23 फसलें हैं इस पर ऐसा होगा तो हमारे जो किसान हैं जो पैदा करते हैं उनको दाम मिल जाएगा, और आम जनता जिसके पास खेती नहीं है, छोटे छोटे दुकानें किए हुए हैं, उनको सस्ते में अनाज मिल जाएगा, मूल्य पर ये नियंत्रण रहेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पिछली सरकार कांग्रेस ने किया नहीं, ये सपना दिखा दिया हम करेंगे। किसानों ने कहा भाई हो सकता है कर दे, बड़ा बड़ा सपना रामराज का दिखा रहे हैं, ये तो हमारी ये ज़मीन पर ही अटैक कर दिए। अभी आप जानते हैं सर, अभी हम लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के देवरिया तक गए थे। हमारा देश गन्ना के मामले में, समझ लीजिए सर, गन्ने के मामले में विश्व का 50% गन्ना उत्पादन भारत देश करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 पर है। बात समझ रहे कि नहीं। हमारा जब गन्ना देते हैं, बताइए, एक तो हमें लागत से कम मूल्य पर गन्ना हमारा लेते हैं। लागत स्वामीनाथन अगर आयोग की रिपोर्ट रहती 700 रुपये कुंटल आता है, इस समय 305 साल से बढ़ाए नहीं दाम, 1 रुपया भी गन्ने का दाम बढ़ाए नहीं। और गन्ना हमारे किसान जब दे दिए मिलों में, अब गन्ना का जब पेमेंट मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मात्र भाई साहब एक राज्य में 12,000 करोड़ रुपए बकाया है गन्ना किसानों का। गन्ना किसान अपना गन्ना दे के जा रहा है, सरकार से मांग रहा है भाई मेरा मिलों से पैसा दिलवा दो आप, वो बोल रहे हैं ठीक है दिलाएंगे। बताइए, गन्ना हम बेच करके नकदी, और हमारे घर में दवा का कोई सामान रही है। कहने का मतलब है कि आप उनको बेच के आ गए, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। भारत का जोड़ दिया जाए तो इस समय 35,000 करोड़ रुपया सिर्फ हमारा गन्ना बकाया है। बताइए, जहां 35 लाख करोड़ का बजट, 150 लाख करोड़ का बजट, हमारा 35,000 करोड़ रुपया ये बकाया रखे हैं। जबकि सर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर चाहे कोई भी किसान गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, कोई भी अगर बेच रहा है, मक्का हो, कोई बेच रहा है, तो उसको अगर 14 दिन के अंदर में सरकार पेमेंट नहीं करती है या कोई मिल पेमेंट नहीं करती है तो उनको ब्याज सहित उनका भुगतान करना पड़ेगा। अब बताइए आप, 35,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया है, इतने दिनों से 10 साल से बकाया चलते चला आ रहा है। अगर हमारा सिर्फ ब्याज दे दें तो उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, बिजली हमारी अब तक का कर्ज सबका बिजली का माफ़ हो जाएगा। और नहीं तो कह रहे हैं बिजली बढ़ाएंगे, किसान बेचारा। इसमें एक और कन्फ्यूज़न है थोड़ा, वो किसानों को लेकर है, लेकिन किसानों के बाद अगर ये बात हमारी गई है तो वो समझ जाएंगे, लेकिन अभी भी वो कन्फ्यूज़न में इस बात पे होंगे कि स्वामीनाथन का नाम तो उन्होंने सुना भी नहीं होगा, तो वो अभी समझ रहे होंगे कि स्वामीनाथन की ये आयोग की रिपोर्ट है वो सिर्फ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ही लागू होती है, क्या और भी राज्यों में है भारत के? नहीं सर, ये बात नहीं है। ठीक है, आपने सवाल किया है। इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरे भारत लेवल की है, कहीं भी न तो उत्तर प्रदेश में लागू अभी तक हुई है, न हरियाणा में हुई है, न पंजाब में हुई है। अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ग्राउंड पर मतलब लागू तो नहीं हुई, मतलब हाँ,
अगर लागू होगी तो चूँकि पूरे भारतवर्ष में लागू होगी, इसमें कोई, हाँ इतना होगा कि राज्यों की लागत, जैसे राजस्थान की लागत निकाली जाएगी तो वहाँ चूँकि पानी अधिक लगता है गेहूँ में, राजस्थान की तो मैं ही बता दूं कि वहाँ पर थोड़ा सा लागत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ की रेट बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, यहाँ पर कम हो जाएगा। दूसरी बात सर, ये सरकार ने, मोदी जी को आप सुनते होंगे सदन में, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में और हंस के, बताओ हमारे किसानों को मूर्ख समझते हैं, हंस के कहते हैं कि ऐ देशवासियों, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, इसके पहले की सरकारों में था तो क्यों नहीं की। अरे भाई हमने आपको क्यों चुना? सवाल उठता है कि एक चोर, एक डाकू को उठा के दूसरे डाकू को हम बैठा दें। हमने तो यही सोचा कि एक जगह डकैती पड़ रही है, दूसरे को बैठा देंगे, हमारी रक्षा करेगा। जब आप उससे वो कहेगा कि उसने भी की तो मैं भी करूंगा। तो ये तो है नहीं, कोई चोर पकड़ा जैसे इनमें तो बोला कि पूरा फलाने चोर थे, फलाने चोर थे। अरे तुम पकड़े गए तो पहले तो तुम तो अपना जवाब दो मेरे भाई, सरकार तुम्हारी है। ये नेता लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। अगर हमारे को छोटी मोटी नौकरी वाले हो, छोटी मोटी जैसे ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, वो भी अगर ऐसा करे तो कि पिछले पटवारी ने घोटाला किया मैं भी करूंगा घोटाला, तब तो फिर देश चल चुका है। मेरा कहने का मकसद सर है, अभी हम लोग अभी गए थे, जो एमएसपी की बात करते हैं, आंखों से आंसू आ जाएंगे सर। अभी हम लोगों को भेजा गया था इधर मैनपुरी, इटावा, एटा, अलीगढ़, ये जो क्षेत्र है, आगरा, बासवर है, कन्नौज, ये क्षेत्रों में हम लोगों को ग्राउंड पे भेजा गया था संयुक्त किसान मोर्चा, जय किसान आंदोलन की तरफ से। तो हम लोग जब वहाँ पर गए, ग्राउंड रिपोर्ट पर देखे, टीम हमारी गई जब वहाँ पर, तो हम लोगों को किसानों से बात किए, वार्ता किए। किसान वहाँ पर सुने सर, आप लोग जाके कभी ग्राउंड रिपोर्ट पर आप जाएंगे तो वहाँ के किसानों ने स्पष्ट रूप से, जानते क्या कहा? जब किसान अपनी व्यथा रखने लगे तो आंखों से आंसू आने लगे सर, आंखों से आंसू आने लगे। हम लोग कहे रे बाप रे बाप, ये हालत है। क्या हालत थी जानते हैं? ये कन्नौज, मैनपुरी, एटा, इटावा, अलीगढ़, ये जो क्षेत्र है, आगरा, कन्नौज, ये सब जो क्षेत्र है सर, वहाँ पर हमारा आलू, भाई साहब वहाँ आलू हैं, आलू और मक्का भारी मात्रा में पैदा होता है। जब ये किसानों से मक्का के विषय में पूछा गया, मक्का आलू के काश्तकारों से पूछा गया, तो ये सब बोले भैया हम लोग जितना पैदा करते हैं, जितनी हमारी लागत आती है, उस लागत से भी आधी कौड़ियों का दाम चला जाता है। और हम लोग ये मारे शर्म के सोच रहे हैं कि आखिर खेती को करें क्या। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है। मक्का और आलू ये सब जो एमएसपी मक्के की है, उड़द की है, चना की है, अरहर की है, ये सब भी पैदा होते हैं। ये लोग बता रहे थे सर कि भाई साहब हम लोगों का मक्का जो है ना 500 रुपये, 400 रुपये कुंटल, 600 रुपये कुंटल, बताइए 2300 रुपये, 1900 रुपये की एमएसपी, और फसलें हम बेच रहे हैं 500 रुपये कुंटल, 600 रुपये कुंटल, 3 रुपया किलो, 5 रुपया किलो आलू व्यापारी खरीद के उठा ले जा रहे हैं। तो इस जब से भंडारण अधिनियम लागू किए, सब पूरा हमारे किसान तड़प रहे हैं। इन्होंने क्या किया, पूरे देश को बंधुआ मजदूर बना के रख दिया। मूल्य पर नियंत्रण नहीं है, आम जनता के बीच में जा रहा है तो वही आलू 25, 50, 60 रुपया किलो जा रहा है। किसान से बड़े व्यापारी ले रहे हैं तो 3 रुपया किलो ले रहे हैं। मतलब कि पूरा देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मैं सरकार से चाहता हूँ कि अविलंब हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी तय करे, और हम किसान यहाँ से, अब चूँकि किसान देखिए बैठ गया जागरूक होकर, अब हम ऐसे नहीं मानने वाले हैं। अब तक तो हमको खूब बहकाया गया, हमारे मसीहा जो चौधरी चरण सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है किसान नेताओं के रूप में। चौधरी चरण सिंह का आप लेख पढ़िए, वो बोलते थे, हम लोग उस समय बचपना था जिस समय वो हमारे देश की कमान संभाले थे, गृह मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी थे। वो हमेशा कहा करते थे, किसान भाइयों, आपकी अगर एक हाथ और एक आंख बैल की मुठिया पर हो किसानी की, तो दूसरी आंख और दूसरा हाथ दिल्ली और अपने अपने राज्यों की गद्दियों पर भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे किसान, भोले भाले किसान, सोचे कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का काम है। आज सर संसद में जो चर्चा हो रही है, जब किसानों का आंकड़ा निकाला गया सर, कि उसमें 162 सांसद अपने आप को लिखे हैं कि मेरा
पेशा कृषि है। जब वहाँ पर पत्रकारों ने पूछा उनसे, कई लोगों ने पूछा उनसे, जाके ग्राउंड पे देखा तो 162 में 2% सांसद भी 2% मात्र सांसद मिले जो ये जानते हैं कि हमारे खेत में खाद कैसे फेंकी जाती है। पता ही नहीं। उनको ये पता है नहीं कि ये बासमती धान है कि ये मोती धान है। उनको खड़ा कर दिया था धान के सामने तो उनको ये भी नहीं पता है। ये बड़े बड़े पूंजीपति आए, जबकि भाई साहब मेरे देश में 80% किसान हैं। और वो बिलों का फायदा भी कृषि प्रधान देश है। आप बताइए, कृषि प्रधान देश, इतना बड़ा कृषि का किसानों का मामला है, किसान यहाँ पर बैठा भी हुआ है। इतने बड़े कृषि प्रधान देश में 80% पब्लिक गांव में निवास करती है। ये लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों को टिकट दिए, वो लग्जरी गाड़ियों से बड़ी बड़ी आए। हमारे किसान कहा वाह, ये तो हमारा नेता हेलीकॉप्टर से आ रहा है, हमारा नेता बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आ रहा है। और किसान भोला भाला इनके बहकावे में आ गया कि ये हमारी रक्षा कर सकते हैं, ये हमारे बिल में। और ये कर क्या रहे मालूम है? किसान आज 8 महीने से यहाँ बैठा हुआ है मेरे भाई, 8 महीना हो गया। -4 डिग्री से बैठा हुआ है, 45 डिग्री तापमान में सह लिया। अभी भी 45, कभी थोड़ा सा बारिश कहाँ हुई इस बार? तो आप तो दिल्ली में NCR में आप देख रहे हैं, मात्र पूरे बरसात से लेके अब तक 3-4 दिन, वो भी आधा घंटा के लिए बारिश हुई। अभी तो हम तड़प ही रहे हैं। जब भी बारिश हो जाती है आधी, हमारा टेंट टूट जाता है। लेकिन ये जो सांसद लोग हैं जिनको हम लोग भेजे हैं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, 2% सांसद उसमें हैं जो बेचारे बोलना चाहते हैं, लेकिन वो जो चंडाल चौकड़ी है उनको दबा देते हैं। यहाँ तक कि उनके ऊपर कागज़ फेंकने लगते हैं, माइक फेंकने लगते हैं, बैठ कहते हैं। पूरी संसद की मर्यादा को लोग चौपट कर दिया। तो ये, और इनके लड़के जानते हैं, अभी तो सर्विलांस का ज़माना है। आप लोग लगाइए, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। इनके मोबाइलों को, इनके घर के परिवार के मोबाइलों को, इन लोगों के मोबाइलों को लगाइए। तो अभी तो संसद चल रही है, लोग यहाँ पर हैं। ये लोग मेरे भाई, किसान यहाँ जल रहा है, अपनी मांग को लेके बैठा है, मर रहा है। और ये किसानों से जब वोट ले करके किसानों वोट मांगने गए तो कहे 24 घंटा हम आपके लिए हाजिर हैं, हम यहाँ मर रहे हैं। ये इनका सर्विलांस होता है, ये जाके आइस हिलों पर बैठ के मौज कर रहे हैं। इनके लड़के बच्चे, नाती पूत परिवार टिकट ले रहे हैं। कहीं नैनीताल में कोई मज़ा ले रहा है, कहीं कोई हरिद्वार में गया है, कोई शिमला गया है, कोई जा कर के रानीखेत में बैठा हुआ है, कोई मसूरी में है। और ज़्यादा लोग हैं कि लोगों को फ्री में पैसा मिलता है, कोई चला जा रहा है स्विट्ज़रलैंड। इनके लोग क्या, इनके बच्चों को हम लोगों ने ये कहा कि आपके बच्चे और आपके नाती पूत परिवार ये आइस हिलों पर बैठे रहें, हमारी चर्चा ना होती रहे। इसीलिए हमारा किसान वहाँ पर संसद लगा के बैठा हुआ है और संसद की बात में हम वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं और इन लोगों को ये सबक दे रहे हैं कि तुम हमारी संसद चला रहे हो तो हम आदेश दे रहे हैं। पहली बार किसानों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। व्हिप माने हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। अक्षरशः व्हिप जारी किया कि हमारी बात किसान में, मानसून सत्र में सिर्फ किसान की चर्चा करोगे और नहीं करोगे तो क्षेत्र में तुम्हारा विरोध होगा, हम तुम्हें बेदखल करेंगे। इसलिए हमारे किसान भी वहाँ संसद पर बैठ गए हैं। तो हमारे साथ थे ये राजनीति यादव, उन्होंने बताया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया और आप भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए। शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव।